इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की। पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे हमारा क्या कहते हैं जो प्रोसेस है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में जाता है और क्यों जाता है, रीजन क्या है, ये हमने देखा। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बताया हुआ था कि हमारे पास सीपीयू है। ठीक है, उसी से हम समझेंगे। हमारे पास सीपीयू है और यहां हो गया आपका मेन मेमोरी, ये आपका मेन मेमोरी हो गया। ठीक है, ये आपका बाई डायरेक्शनल मैंने आपको बताया था रीजन। और फिर अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। मैंने ये भी बताया था सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है सीपीयू से। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ये आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया। और कम्युनिकेट करना होता है तो बसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। चलिए, ठीक है, मैंने यहां आपको बताया था कि अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो ये फिजिकल एड्रेस होता है, यहां प्रोसेस का फिजिकल एड्रेस होगा, यहां प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में डिफरेंस समझे तो क्या होता है। तो एड्रेसेस यूनिकली आइडेंटिफाइज अ लोकेशन इन द मेमोरी। प्रोसेस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन लोकेशन की कि प्रोसेस कहां रिसाइड कर रहा है वो। ठीक है, वो कौन बताएगा, एड्रेसेस बताएंगे, फिजिकल या लॉजिकल। ठीक है, तो एड्रेसेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ लोकेशन इन द मेमोरी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, मैंने बताया आपको, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। द लॉजिकल एड्रेस इज अ वर्चुअल एड्रेस। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वर्चुअल एड्रेस होता है एंड कैन बी व्यूड बाय द यूजर, जो कि यूजर देख सकता है। वो कहां होगा, यहां। सीपीयू जब एग्जीक्यूट करता है तो एक एड्रेस प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस का, ठीक है, जिसको यूजर व्यू कर सकता है। द यूजर कांट व्यू द फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली, लेकिन फिजिकल एड्रेस आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। द लॉजिकल एड्रेस इज यूज लाइक अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस। हाँ, लॉजिकल एड्रेस की मदद से हम फिजिकल एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। The fundamental difference between logical and physical address is that logical address is generated by CPU during a program execution. लॉजिकल एड्रेस कब जनरेट होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक एड्रेस जनरेट कर देता है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यहां रिसाइड कर रहा है, सीधी सी बात है, या यहां एग्जीक्यूट हो रहा है। वेयर इज द फिजिकल एड्रेस रेफर्स टू अ लोकेशन इन द मेमोरी यूनिट, जबकि जो फिजिकल एड्रेस है वो बताता है कि आपका प्रोसेस मेमोरी में कहां रिसाइड कर रहा है। जैसे मेरा ये पार्टीशन है मान लो, ठीक है, मेरे पास 5 प्रोसेसेस रिसाइड कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में और यहां मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, P1 से लेकर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। अब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहां पास 5 प्रोसेसेस आ गए, इसका मान लो कुछ एड्रेस है 1000, तो P1 को अगर मुझे खोजना होगा तो 1000 के फिजिकल एड्रेस में रैम में मिल जाएगा, 1004 पे P2 मिल जाएगा, 1008 पे P3 मिल जाएगा, 1012 पे P4 मिल जाएगा, 1016 पे P5 मिल जाएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, फिर यहां से हम प्रोसेसेस को पिक करते जाते हैं और पिक करने के बाद यहां से प्रोसेस एक एक प्रोसेस पिक होगा और सीपीयू के पास जाएगा। सबसे पहले मान लो अगर हम देखें तो P1 जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो यहां अगर देखो प्रोसेस P1 जाता है और प्रोसेस P1 जाके यहां एग्जीक्यूट होता है। जैसे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने वाला होगा, उसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका एड्रेस ये है। उसको यूजर व्यू कर सकता है, इसको फिजिकल एड्रेस को व्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ हम करना क्या चाहते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस ये प्राइमरी मेमोरी या रैम में रिसाइड हो। प्राइमरी मेमोरी में या रैम में एक से ज्यादा कहना चाहिए जो प्रोसेस है या प्रोग्राम है और रिसाइड करने की हम कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रोग्राम को रैम के अंदर मत लाओ, एक से ज्यादा प्रोग्राम को रैम के अंदर लाओ, तभी तो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। जितने ज्यादा प्रोग्राम आएंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा होगी, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा या एफिशिएंट होगा। जैसे सपोज दैट अभी हम इसको भूलते हैं और हम मान के चलते हैं कि ये जो रैम का साइज है वो केवल 4 GB का है, मैंने मान लो। ठीक है, और हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4, तो बट ऑब्वियस है, और ये सारे के सारे प्रोसेसेस 4 GB के हैं, सारे के सारे। तो मैं फिर तो एक बार में एक ही प्रोसेस ले पाऊंगा, यहाँ एक ही प्रोसेस को यहाँ ला पाऊंगा। अब केवल अगर एक प्रोसेस आया और P1 यहां से मान लो P1 एक प्रोसेस आ गया और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की मदद से P1 को सीपीयू मिल गया, और वैसे भी एक ही था तो P1 को सीपीयू मिल गया।
जैसे ही P1 को CPU मिला वो एग्जीक्यूट होने लगा। और मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए या तो CPU चाहिए या CPU प्लस IO दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जब अगर मान लो प्रोसेस P1 है, अब जो प्रोसेस P1 आता है, अब वो बोला कि भाई मेरा तो CPU का एग्जीक्यूशन हो गया, मुझे IO डिवाइस चाहिए। तो CPU बोलेगा IO डिवाइस जो है वो सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, मैं फास्टर हूं, वो स्लोअर होते हैं, तो आप तो अलग जाओ और उनका वेट कर लो, या तो अलग जाके उनका वेट कर लो, क्या करो आप अलग जाके उनका वेट कर लो, और आपको जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिल जाए, एग्जीक्यूट हो जाओ, तो वापस से आप सीपीयू ले लेना। लेकिन वापस आने के लिए फिर से आपको रेडी क्यू में जाके तब सीपीयू मिलेगा, डायरेक्टली तो मिलता नहीं है। ये पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब जब P1 IO डिवाइस के लिए वेट करेगा, तब तक तो सीपीयू खाली हो गया, तब तक सीपीयू खाली हो गया, तो सीपीयू साइकिल वेस्ट होंगे, तो प्रॉपर तो आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो यहां ऐसा कुछ होता कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा होती, ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा होती मतलब सपोज दैट अब 4 GB के बदले 16 GB का होता, ठीक है, तो क्या कर पाते आप देखो, आपके पास P1 P2 P3 P4 प्रोसेसेस हैं, 16 GB का और 4 GB के सारे प्रोसेसेस हैं, और 16 GB का रैम है आपका, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी 16 GB का है, तो ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोसेसेस यहां आपके रिसाइड कर जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर 16 GB रैम है तो बट ऑब्वियसली कुछ जो कहना चाहिए रैम का पार्ट होगा वो इंटरनल रिसोर्सेज के लिए होगा, वो ऑलरेडी यूज में आ रहा होगा, तो पूरा का पूरा यूटिलाइज वैसे भी नहीं होता। मैं मान के चल रहा हूं, बड़ा ही आइडियल कंडीशन मान के चल रहा हूं। तो अब आपके पास P1 P2 P3 P4 है, जब P1 यहां जाएगा, P1 यहां सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको सीपीयू चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन के बाद आईओ चाहिए, तो आईओ का वेट करेगा, आईओ डिवाइसेस का वेट करेगा, तब तक दूसरा जो प्रोसेस होगा P2 वो सीपीयू के पास चला जाएगा और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो बट ऑब्वियसली यहां सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। इसी को हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मींस इट डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट अ सिंगल कहना चाहिए आपका प्राइमरी मेमोरी और सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कैन एकोमोडेट एफिशिएंटली। मतलब एक जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है वो कितने प्रोसेसर्स को एक बार में एकोमोडेट कर दे पाता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एकोमोडेट कर पाता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रैम, इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रैम। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे तो बट ऑब्वियस है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बेटर होगी और सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, और आप ऐसा कह सकते हो सीपीयू को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। 100% यूटिलाइजेशन तो कहीं भी नहीं होता, ठीक है। आप अगर 70% भी अचीव कर लिया तो बेटर है, 80% अचीव कर लिया बेटर है, 85% अचीव कर लिया बेटर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक क्लियर है या नहीं है? बोलिए बच्चे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। डिफरेंट केसेस को हम यहां डिस्कस करेंगे। केस 1 लेते हैं, केस 2 लेते हैं और केस 3 लेते हैं। अब हमको सारी चीजें समझ में आ गई है, 3 केसेस से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं, यहां हम चेंज करते जाएंगे, जो रैम है उसकी साइज जो है वो 4 GB का रैम आपके पास है, 4 GB इनिशियली, ठीक है। और जो प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3 ये प्रोसेसेस जो हैं या P4 ये भी 4-4 GB के हैं, ये भी सारे 4-4 GB के हैं। चलिए पहले केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये रैम है, ठीक है, 4 GB का रैम है, ठीक है, आपके पास P1 P2 P3 P4 प्रोसेसेस हैं, सारे के सारे 4-4 GB के हैं। तो एक बार में कितना प्रोसेस रिसाइड कर पाएगा रैम में? केवल एक। तो यहां केवल एक प्रोसेस आता है P1, एक प्रोसेस रिसाइड कर पाया, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोसेस एक बार में आ पाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप प्रोसेस के इनपुट आउटपुट के लिए बात करोगे तो बट ऑब्वियस है एक बार में केवल एक ही प्रोसेस रिसाइड कर पाएगा। तो मैं अगर ऐसा मानूं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो मैं इसको ले लेता हूं के, इसको मैं एक वेरिएबल नाम देता हूं के ऑफ आईओ, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस आया रैम में, ठीक है, रैम से इसको सीपीयू मिला, रैम से इसको क्या मिल गया? सीपीयू मिल गया, चलो अच्छी बात है। सीपीयू मिलने के बाद ये बोला मेरा सीपीयू का एग्जीक्यूशन हो गया, मुझे आईओ चाहिए, ठीक है। तो P1 यहां से हटता है, P1 यहां चला गया, इसको आईओ चाहिए, समझना मेरी बात को। अब इसको क्या चाहिए? आईओ। अब रैम है आपका वैकेंट, प्राइमरी मेमोरी है वैकेंट, तो सीपीयू को करना पड़ेगा वेट,
सीपीयू को करना पड़ेगा वेट, ठीक है। तो आप देखना वेट करने से क्या घाटा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आईओ डिवाइसेस की बात कर रहा हूं, तो मैं आईओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ले लेता हूं। इसको मैं बोलूंगा कि अमाउंट ऑफ टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर amount of time for input output operation for IO operation। इसको मैं क्या बोलूंगा, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर IO ऑपरेशन, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगा IO ऑपरेशन में, ठीक है, इसको मान के चलूंगा। तो सीपीयू का परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करेगा। तो जो मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करूंगा, सीपीयू देन यूए जो स्मॉल है यूटिलाइजेशन के लिए, वो मैं बोलूंगा 1 में से IO वाला टाइम हटा दो, वो प्रॉपरली आपका सीपीयू यूटिलाइज हो गया। 1 में से IO का टाइम हटा दोगे तो आपका जितना टाइम लगा तो सीपीयू उतना टाइम बिजी रहा, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं केस 1 में कि मान लो IO के लिए P1 को IO के लिए जो टाइम लग रहा है वो 0.6% लग रहा है। 0.6 मतलब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 60% लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं 1 की स्केल में बात कर रहा हूं तो 0.6 बोल रहा हूं। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60%, मतलब IO के लिए 60% टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन निकालूंगा तो 1 माइनस के ऑफ IO, तो कितना टाइम लगा P1 के लिए के ऑफ IO के लिए कितना टाइम लगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ टाइम फॉर IO ऑपरेशन 0.6%, तो 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40% आ जाएगा। तो आपका सीपीयू कितना यूटिलाइज हो पाया, केवल 40% सीपीयू यूटिलाइज हो पाया। तो बाकी साइकिल्स वेस्ट हो गए, केवल 40% यूटिलाइज हो पाया, ठीक है। दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो और क्लैरिटी आएगी। केस 2 में मैंने क्या किया, देखो अब केस 2 में मैंने क्या किया समझते हैं। इसके लिए अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़े पैसे खर्च किए और रैम की साइज बढ़ा दी, 8 जीबी का रैम ले लिया, चलो 8 जीबी का रैम ले लिया, ठीक है। और प्रोसेसर सेम है, P1 P2 P3 P4 4 जीबी के हैं, ठीक है। तो अब यहां रैम में एक बार में कितने प्रोसेसर्स आ जाएंगे, तो देखो 8 जीबी का है तो अब 2 प्रोसेसर्स आ गए, P1 और P2, ठीक है। अब P1 अगर सीपीयू के पास गया, ठीक है, और फिर इसको आईओ डिवाइसेस की जरूरत है, तो P1 यहां से हटा, P1 सीपीयू के पास गया, हटा और फिर आईओ डिवाइसेस के लिए चला गया। उस समय P2 अवेलेबल है, P2 यहां एग्जीक्यूशन करवा सकता है, लेकिन बाकी फिर ये एम्प्टी हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि सीपीयू जैसे ही फ्री हो दूसरे प्रोसेस को मौका दे दे। लेकिन P2 के बाद यहां फिर से दिक्कत आ जाएगी कि P2 के बाद कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। चलिए अच्छी बात। अब इसमें देखो, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो। तो यहां अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करूं तो जैसे कि देखो यहां 2 प्रोसेसेस हैं, P1 और P2। तो यहां आप क्या बोल रहे हो, के आयो, तो यहां के इंटू के टाइम तक आप इसको हैंडल कर पा रहे हो। के इंटू के टाइम तक मतलब पहला प्रोसेस आएगा उसको के टाइम लगेगा आयो के लिए, दूसरा जो लगेगा उसको के टाइम लगेगा आयो के लिए, उतने प्रोसेस तक तो आप हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अब अगला क्या हो जाएगा, 1 माइनस के इंटू के मतलब के स्क्वायर। अगर ये 2 हैं तो के स्क्वायर, अगर 3 प्रोसेसेस रिसाइड कर गए तो के क्यूब, 4 प्रोसेसेस रिसाइड कर गए तो के टू द पावर 4। अब देखो अब क्या डिफरेंस आएगा। अब बेटा देखना, मैंने क्या बोला था कि प्रोसेस को टाइम कितना लग रहा है आयो के लिए, आयो का टाइम जो है के ऑफ आयो जो है वो कितना लग रहा है, वो आपका लग रहा है 0.6, ठीक है, मतलब 60%। तो अब आप इसको जब सीपीयू यूटिलाइजेशन निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर मतलब 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस अगर 0.6 का अगर मैं होल स्क्वायर बोलता हूं तो 0.36, कितना हो गया 0.36, ठीक है। तो 1 माइनस 0.36 अगर आप देखोगे सब्ट्रैक्ट करो इसको तो आ जाएगा 0.64। तो देखो यूटिलाइजेशन बढ़ गया, ये 64% यूटिलाइजेशन बढ़ गया, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन अब 64% हो गया, यहां सीपीयू यूटिलाइजेशन 40% ही था। अब अगर देखो अब केस 3 में बात करूं, अब मैंने क्या किया, रैम की साइज इंक्रीज की और 16 जीबी कर दी, ठीक है। 2 मिनट और लगेगा बेटा, ठीक है, समझते चलना, 2 मिनट और लगेगा। अब मैंने रैम की साइज 16 जीबी कर दी बेटा, रैम की साइज क्या कर दी 16 जीबी। जैसे ही रैम की साइज मैंने 16 जीबी कर दी, अब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब कितने प्रोसेसेस हो जाएंगे पहले ये देखो। तो अगर 16 जीबी कर दी और सारे 4 जीबी के हैं तो अब P1 भी आ जाएगा, P2 भी आ जाएगा, P3 भी आ जाएगा और P4 भी आ जाएगा। एक्चुअली ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे के पूरे आ जाए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं अभी आइडियल केस तो चारों के चारों प्रोसेसेस आपके आ गए,
P1, P2, P3 और P4, ठीक है। तो अब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ आपके क्या कहते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उतने की पावर लगा दो, तो 1 माइनस के टू द पावर 4, और 1 माइनस अगर आप यहां आयो में आपको टाइम लग रहा है 60%, ठीक है, तो ये 0.6 टू द पावर 4 हुआ, ठीक है। तो अब आप देखो तो 1 माइनस 0.6 का अगर आप पावर 4 निकालते हो तो 0.1296 आएगा, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.87, 100 से मल्टीप्लाई करो तो देखो सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो गया 87%। इट मींस यहां हम बात कर रहे हैं 1 माइनस के टू द पावर एन की, और एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग, नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन, नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन रैम, मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एन इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग लेवल और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एन इंक्रीजेस द सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस, एन बढ़ाते जाओगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी आपका बढ़ता जाएगा या सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, 1 मिनट और, तो ये चीज तो अपन को समझ में आ गई। तो द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कैन अकोमोडेट एफिशिएंटली, ठीक है। लेकिन प्राइमरी फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल। अगर अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल होगा तभी तो आप एलोकेट कर पाओगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रैम की मेमोरी तो लिमिटेड होती है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी लिमिटेड बिकॉज फीवर प्रोसेसेस विल फिट इन मेमोरी, क्योंकि कुछ ही प्रोसेसेस मेमोरी में फिट हो पाएंगे, लेकिन कोशिश क्या है कि मैक्सिमम फिट हो पाए। This means by which resources are allocated to process. If the operating system cannot allocate resource to executing process in a fair and orderly fashion, the system will waste time in reallocation. तो but obvious है, अगर हम properly फिट ना कर पाए प्रोसेस और रिसोर्सेज को तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अफेक्ट होगा, सिस्टम स्टारवेशन या डेडलॉक में जा सकता है, तो सीपीयू साइकिल आपके वेस्ट होंगे, ठीक है। सो अदर फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आर प्रोग्राम आईओ नीड्स, प्रोग्राम सीपीयू नीड्स एंड मेमोरी एंड डिस्क एक्सेस स्पीड। अब देखो जो मैंने यहां इक्वेशन बताई 1 माइनस के टू द पावर 9 के टू द पावर n डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। ये इंडिकेशन क्या कर रहा है, ये इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है दैट अ सीपीयू कंटिन्यूज टू वर्क मोर एफिशिएंटली एज मोर एंड मोर प्रोसेसेस आर एडेड। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या हर समय, लॉजिकली इट कैन नॉट बी ट्रू। क्यों, वन द सिस्टम पासेस द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल सीपीयू, जब कहना चाहिए सिंपल सी बात है, जो रैम का थ्रेशोल्ड है, कैपेसिटी थ्रेशोल्ड है, प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी थ्रेशोल्ड है, उसको आप क्रैश कर जाओगे तो सिंपल सी बात है आपका सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एक थ्रेशोल्ड के बाद जाने के बाद सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा, उससे ज्यादा आप प्रोसेसर फिर रिसाइड नहीं कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, इन ऑर्डर टू यूज द मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट प्रोसेस मस्ट बी लोडेड इनटू इंडिपेंडेंट सेक्शंस ऑफ रैम, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इनको जो लोड करते हैं वो हम इंडिपेंडेंट सेक्शंस में लोड करते जाते हैं। इंडिपेंडेंट सेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप अगर देखो तो ए जैसे रैम हुआ, तो रैम के हम पार्टीशंस की बात करते हैं, पार्टीशंस में हम लोड करते जाते हैं, इन पार्टीशंस में हम लोड करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी किस पे डिपेंड करेगी, कैपेसिटी पे, ठीक है। अब क्या होता है, मेन मेमोरी को हम फिक्स साइज में या फिक्स साइज में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पार्टीशन करके हम कहना चाहिए प्रोसेसेस को रखते जाते हैं। सिंस अ पार्टीशन मे नॉट बी लार्ज इनफ, ठीक है, जो कि सारे के सारे प्रोसेसेस को एंटर कर पाए, तब कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेशन का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में।